हेलो गाइड, चैनल नॉलेज छारियों में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जिसमें हमने यह देखा था कि सन 74 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां क्या बने थे, राजा बने थे। और जब वह राजा बने थे तो उस समय क्या था, उनका जो राजकोष था, जो उनका खजाना था, वो कैसा था, पूरी तरह से खाली था, है ना। क्या था, खाली था। तो अब क्यों खाली था ये भी हमने देखा था, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहे थे और युद्ध होने के कारण जो उनके वित्तीय संसाधन थे वो क्या हो चुके थे, पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब उनको नई आय चाहिए थी, जो नए वित्तीय संसाधन चाहिए थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने कर लगाए थे, टैक्स लगा दिए थे। और यह जो टैक्स थे वह किसके द्वारा चुकाए जाते थे, सिर्फ तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनके द्वारा चुकाया जाता था। जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 भागों में डिवाइड था, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो कर थे वो तृतीय स्टेट के द्वारा चुकाया जाता था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रांस की जनता थी वह जीने के लिए किस तरीके से संघर्ष कर रही थी। तो चलिए देखते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब क्या हुआ कि फ्रांस की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई, 1715 में 2.3 थी और 89 में बढ़कर 2.8 हो गई। मतलब जनसंख्या बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ, इससे अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, अनाज की मांग बढ़ेगी ना, क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है तो पब्लिक बढ़ने से तो अनाज मांगा जाएगा ना, वस्तुओं की मांग तो बढ़ेगी ना। लेकिन वस्तुओं की मांग, अनाज की जो वस्तुओं का जो उत्पादन है, अनाज का जो उत्पादन है वो क्या हो रहा है, वो तो तेजी से नहीं बढ़ा। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन अनाज का जो उत्पादन था वह इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। अधिकांश लोगों के मुख्य खाना पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। और जो फ्रांस के लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, तो उनका मुख्य खाना क्या था, उनका मुख्य खाना था पाव रोटी। तो पाव रोटी की जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत महंगी हो गई थी। लोगों को खरीदने के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ी पर उत्पादन नहीं बढ़ा। उत्पादन नहीं बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। तो जो व्यक्ति थे वहाँ के, फ्रांस के, तो वो कामगार जो कारखानों में मजदूरी किया करते थे। और मजदूरी कौन तय करता था, मजदूरी तय करते थे मालिक। जो मालिक हुआ करते थे वह तय किया करते थे कि हमें किस मजदूर को कितना पेमेंट करना है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी वह नहीं बढ़ रही थी। तो फलस्वरूप अमीर गरीब की जो खाई थी ना वो और चौड़ी होती जा रही थी। अमीर और ज़्यादा कमा के अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। तो स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। तो जो गरीब मजदूर थे, जो गरीब इंसान थे वहाँ के, तो क्या होता था, वो प्रतिदिन कमाते, प्रतिदिन खाते थे। लेकिन जब कभी सूखा पड़ जाए, ओला पड़ जाए, ऐसे प्रकोप आ जाते थे ना, तब तो उनकी स्थिति और भी बुरी हो जाती थी। क्यों, क्योंकि जब उत्पादन जो होगा वो घट जाएगा और कम हो जाएगा। तो जितना भी ना उत्पादन होगा तो जो अमीर लोग होंगे वो खरीद लेंगे, गरीबों के लिए तो खाने के लिए बचेगा ही नहीं। और होगा भी तो बहुत महंगा होगा, इतना महंगा कि वो खरीद ही नहीं सकते। तो इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। अब वो क्या करते थे कि भाई इतनी महंगी चीज़ें तो नहीं खरीद सकते ना, तो उनके सामने जीविका संकट पैदा होता था। अब जीविका संकट क्या कहलाता है, जीविका संकट का मतलब होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन क्या कहलाता है, तो न्यूनतम साधन कहलाते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब इतनी महंगाई हो गई कि लोग रोटी, कपड़ा और मकान भी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो उसे जीविका संकट कहते हैं। और प्राचीन राजतंत्र जो था फ्रांस में, तो उसमें यह बात आम हो गई थी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब यहाँ पर तो ये देख लिया हमने कि जीने के लिए किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, किस तरीके से वहाँ पर जो गरीब थे तो वो और गरीब होता जा रहा था। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि उभरते मध्य वर्ग ने
विशेष अधिकार के अंत की कल्पना की। तो अब यहाँ पर पहले जो कर बढ़े थे, कर बढ़ने पर क्या हो रहा था, अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी हमने पढ़ा है कि कर बढ़ने से क्या हुआ था, और अकाल के समय में किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। जब आपने बास्टील का किला पढ़ा हुआ था तो वहाँ पर भी उसने पढ़ा था कि जो पॉवर्टी कि महंगी दरों के क्या किया गया था, महंगी दरों का विरोध किया गया था। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। तो उस समय क्या था, जब बास्टील का किला में है ना ध्वंस किया गया था, तो उस समय ध्वंस करते समय क्या था कि जो उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी और ना ही इतनी सामाजिक व्यवस्था थी कि वह उसमें पूरी तरह से बदलाव ला सकें। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो अब जो तीसरे स्टेट के लोग थे, और उनमें भी कौन सी, जो समृद्ध थे, मतलब जो अमीर थे, जो शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो नए नए विचारों के संपर्क में आए, नए लोगों से मिले, नए विचार उनके पास आए। तो जब ये इनके पास नए विचार आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन समूहों की जो मतलब इतना संघर्ष कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से ही कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो 18वीं सदी में ये जो नया समूह उभर के आया था जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, इसे मध्य वर्ग कहा जाता है। तो ये मध्य वर्ग जो लोग थे, तो इनमें क्या था कि कुछ तीसरे स्टेट के लोग भी थे और वो सौदागर थे एवं निर्माता के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे। मतलब अधिकारी वर्ग भी थे, पढ़े लिखे लोग थे, समृद्ध लोग इसमें शामिल थे। और इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि समाज में ऐसा कोई विशेष समूह नहीं होना चाहिए जिसे जन्म से ही कोई विशेष अधिकार मिले। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था उसे विशेष अधिकार था। कौन सा विशेष अधिकार था, उन्हें कर न चुकाने का विशेष अधिकार था। मतलब कर कौन चुकाता था, तीसरे स्टेट के लोग चुकाया करते थे। तो प्रथम स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट के लोग कर नहीं चुकाया करते थे, तो उनके पास ये विशेष अधिकार था। तो ये जो तीसरे स्टेट के लोग जो मध्य वर्ग कहलाए, तो इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि ऐसा कोई समूह नहीं होना चाहिए समाज में जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हो, बल्कि विशेष अधिकार किसे मिलना चाहिए या कौन वो व्यक्ति होगा जिसे विशेष अधिकार दिया जाए। तो उनका मानना था कि उनकी योग्यता, मतलब जो व्यक्ति योग्य है, जिसके पास योग्यता है, तो उसकी योग्यता के आधार पर उसे सामाजिक हैसियत का उसका आधार होना चाहिए। मतलब विशेष अधिकार मिल सकते हैं पर उसके पास वह योग्यता भी तो होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जया जॉर्ज रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। तो यहाँ पर जो अभी आपने देखा जो विचार प्रकट किए गए, कौन से विचार प्रकट किए गए, उनमें विचार रखा गया कि लोगों की जो योग्यता है उसके आधार पर उनको जो सामाजिक आधार है उसकी हैसियत होनी चाहिए। और साथ में कुछ और विचार भी रखे गए। तो जो दार्शनिक थे जिसमें जॉन लॉक और जया जॉर्ज रूसो ये दार्शनिक हैं, इन दार्शनिक ने क्या किया, इन्होंने नए विचार रखे, नए समाज की कल्पना की। ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर स्वतंत्रता हो, मतलब सभी व्यक्ति कैसे हो, स्वतंत्र हो, जिनके पास समान नियम हो, समान अवसर हो, ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की। और इनकी जो बुक है, रूसो की बुक है जो, तो टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो सॉरी ये लॉक की ना बुक है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था।
तो जो जॉन लॉक हैं उन्होंने अपनी बुक में, अपनी किताब में क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो राजा को देवी का रूप माना जाता है, देवता का रूप माना जाता है, भगवान माना जाता है ना, तो वह नहीं मानना चाहिए, वह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस समय क्या था कि राजा को भगवान माना जाता था, तो राजा ने जो बोल दिया उसके मुंह से जो निकल गया वही नियम हो गया, वही कानून बन गया। तो इस तरीके से राजा क्या हो जाते थे? निरंकुश हो जाते थे, मतलब उनका जो मन है वही उसको जनता को करना है। तो इस तरीके के जो विचारधारा उस समय समाज में थी, तो उसका विरोध किसने किया? जॉन लॉक ने उसका विरोध किया। और जॉन लॉक ने जो विरोध किया था उसी चीज को रूसो ने आगे बढ़ाया, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए और जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अब उन्होंने कैसा प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज की कल्पना की जाए जहाँ पर लोग बराबर हो, समान हो। तो इसी तरीके से एक और दार्शनिक मानस्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो यहाँ पर एक नए दार्शनिक हम देख रहे हैं, मानस्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उनकी किताब का नाम है ये। और उन्होंने अपनी इस किताब में क्या लिखा है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो सरकार है, तो सरकार कैसी होनी चाहिए? उसमें एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसके जो 13 उपनिवेश थे, तो जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अपनी सत्ता का विभाजन कर दिया था। तो इस विचारधारा को लेकर जो फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने भी यही मतलब इसी समाज की, इसी तरीके की राजनीतिक कल्पना की। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो जनता है वह जीने के लिए संघर्ष कर रही है और उन्हीं के बीच में से जो मध्य वर्ग एक उभर के आया है, तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।